चलिए 36 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। The standard enthalpy of formation of water is minus 285.83 and the enthalpy of neutralization of a strong acid and strong base is minus 55.84. The standard enthalpy of formation of OH minus ions. OH minus ions का enthalpy of formation का इनको रिएक्शन चाहिए। कैसे होगा? देखो, सबसे पहली चीज जो अपने को चाहिए होता है उसका रिएक्शन सबसे पहले लिखना चाहिए। तो OH माइनस लिखो, एक्वस लिखो। यहां पर हो जाएगा 1/2 O2 गैस यहां पर हो जाएगा 1/2 O2 गैस प्लस 1/2 H2 गैस प्लस एक्वस इज इक्वल टू OH माइनस। हाफ ऑक्सीजन गैस प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस प्लस एक्वस, एक्वस मतलब होता है वाटर, प्लस एक्वस इज इक्वल टू OH माइनस एक्वस। ये हो गया पहला रिएक्शन। अब सपोर्ट में क्या क्या रिएक्शन है? सपोर्ट में रिएक्शन है H2O लिक्विड का फॉर्मेशन। H2O लिक्विड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू H2O लिक्विड। और इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है वो देख लेते हैं कितना दिया है। minus 285.83 minus 285 डेल्टा H इज इक्वल टू minus 285.83। फिर दूसरा H2O H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयंस एक्वस। एसिड से आने वाले H प्लस, बेस से आने वाले OH के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएंगे। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के डेल्टा H की वैल्यू minus 55.84 minus 55.84। तो डेल्टा H इज इक्वल टू minus 55.84 किलो जूल्स। ये भी हो जाएगा किलो जूल्स। और एक रिएक्शन खुद से लिखना पड़ेगा और वो रिएक्शन होगा 1/2 H2 गैस प्लस एक्वस। 1/2 H2 गैस प्लस एक्वस इज इक्वल टू H प्लस एक्वस। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो है 0, क्योंकि H प्लस एक्वस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। अब तुम खुद सोचो कि इन तीनों रिएक्शंस का यूज करके तुम्हें अगर वहां तक जाना है तो तुम्हें सेकंड और थर्ड रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड रिएक्शन को पलट करके फर्स्ट वाले से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक्वस मतलब बहुत सारा पानी, बहुत सारे पानी से थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करो या रिमूव करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट रिएक्शन को ऐसे रखा जाए, सेकंड रिएक्शन को पलटा जाए तो OH वहां चला जाएगा, थर्ड रिएक्शन को पलटा जाए तो H प्लस यहां पर आ जाएगा, हाफ हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा। तो इसका मतलब उस रिएक्शन का जो क्वेश्चन में है, उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो हो जाएगा minus 285.83 प्लस 55.84 और -0। इस तरह से सॉल्व करके इस रिएक्शन का जो आंसर है वो ये वाला आ जाएगा, minus 285 और प्लस 55 इज इक्वल टू ये सी आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। आ गया समझ में? एक बच्चे ने कहा है कि -13.6 होता है, बिल्कुल सही कहा है, वो किलो कैलोरीज में होता है, ये किलो जूल्स में दिया हुआ है। मैंने बताया था यूनिट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वो किलो कैलोरीज में होता है और ये किलो जूल्स में है। वो किलो कैलोरीज में होता है और ये किलो जूल्स में। किलो कैलोरी को जूल्स में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4.18 से, और किलो जूल से किलो कैलोरी में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 4.18 से। उसको करके देख लो,
जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है इसको जैसे आप डिवाइड करोगे, जैसे आप डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। किलो कैलोरी में वही 13.7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। लिख करके जल्दी से बताइए। और किसी बच्चों को डाउट है किसी और क्वेश्चन में? यूनिट्स, हर छोटी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई के दौरान। ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 13.7 जो होता है वो किलो कैलोरीज में होता है और ये किलो जूल्स में दिया हुआ है, पर मोल वाटर है। वैसे भी थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक हो गया, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे आप भूलेंगे तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन पूछा है ऋतुराज ने। तो क्लास में सॉल्व किया था उस दिन। टी के मतलब केल्विन में टेम्परेचर है टी, और ये जो रिएक्शन है ये अमोनिया के 2 मोल के लिए इन्होंने लिखा है। तो अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2 इज इक्वल टू NH3। इस रिएक्शन का एंथैल्पी हो जाएगा X/2। अब इस केमिकल रिएक्शन के डेल्टा H और डेल्टा U को जोड़ने वाला फॉर्मूला होगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा H की जगह पे X/2 लिखेंगे, डेल्टा U और डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का मतलब हो गया मोल्स में चेंज, तो यहां पर 1 लिखा है और यहां पर 2 लिखा है, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 इंटू आर इंटू टी। तो जो डेल्टा U की वैल्यू होगी वो हो जाएगी X/2 प्लस R इंटू टी। ये तो सॉल्व कर चुका था उस दिन। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आ गया? चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब नेक्स्ट एंथैल्पी अपनों को जो पढ़ना है वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर भी दिया था। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसका मतलब है वन मोल, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी एनहाइड्रस और partially hydrated salt gains sufficient amount of water molecules to get converted into completely hydrated crystals the amount of heat energy released at constant temperature and pressure conditions is
known as enthalpy of hydration. इतने बड़े सेंटेंस का लिटरल मतलब ये है कि मान लो मैंने लिखा CuSO4 सॉलिड और इसको मैंने 5 पानी के मॉलिक्यूल लिए और ये बन गया CuSO4.5H2O और इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मान लो है -x, तो इस -x को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट बोला जाएगा। लेकिन मान लो तुमने लिखा CuSO4 सॉलिड प्लस 3H2O और बना दिया तुमने CuSO4.3H2O और डेल्टा H इज इक्वल टू -y कोई वैल्यू है तो -y will not be the enthalpy of hydration of CuSO4। मतलब इसको उतने ही पानी के मॉलिक्यूल गेन करने पड़ेंगे जितना इसको प्रॉपर चाहिए कंप्लीटली हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनने के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं CuSO4.3H2O प्लस 2H2O और लिखूं यहां पर CuSO4.5H2O सॉलिड, यहां पर भी सॉलिड है, ये लिक्विड है और इसके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मान लो मैंने लिखा -a, इस -a को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4.3H2O बोला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि इधर के तरफ जो मॉलिक्यूल बनना चाहिए वो सही बनना चाहिए, रिएक्टेंट के तरफ जो भी क्रिस्टल है वो तो पूरी एनहाइड्रस भी चल सकती है, पार्शियली हाइड्रेटेड भी चल सकती है, लेकिन प्रोडक्ट के तरफ जो मॉलिक्यूल बन रहा है, जो क्रिस्टल बन रहा है वो कंप्लीटली हाइड्रेटेड होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कॉपर सल्फेट जब तक 5 पानी के मॉलिक्यूल गेन नहीं करेगा उसको कंप्लीटली हाइड्रेटेड नहीं कहा जाएगा, तो गलत कर देगा। तो कुछ क्रिस्टल्स कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि CuSO4 में 5 पानी के मॉलिक्यूल चलते हैं, Na2SO4 में 10 पानी के मॉलिक्यूल चलते हैं, तुम्हारे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल चलते हैं, FeSO4 इसमें 7 पानी के मॉलिक्यूल चलते हैं, CaCl2 इसमें 6 पानी के मॉलिक्यूल चलते हैं। इतने याद कम से कम होने चाहिए तो अपना काम हो जाएगा कि जब तक ये 5 सोडियम सल्फेट 10, सोडियम कार्बोनेट 10, आयरन सल्फेट 7, कैल्शियम क्लोराइड 6 गेन नहीं करेगा तब तक उसको कंप्लीटली हाइड्रेटेड नहीं माना जाएगा। तो प्रोडक्ट के तरफ जो भी क्रिस्टल लिखा हो प्रॉपर होना चाहिए, रिएक्टेंट के तरफ एनहाइड्रस भी चलेगा और पार्शियली हाइड्रेटेड भी चलेगा। दूसरी बात, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। हाइड्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रेशन is always an exothermic reaction। हाइड्रेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया है सब बच्चों को? क्वेश्चन करने से और क्लियर हो जाएगा। देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का क्वेश्चन है ना, इधर आएगा। ये देखिए, which of the following reaction represent enthalpy of hydration at 1 bar and 25 डिग्री सेल्सियस? ये वाला बिल्कुल सही है क्योंकि CaCl2 में 6 पानी के मॉलिक्यूल चलते हैं। ये वाला गलत हो गया क्योंकि इनको जब तक 5 नहीं मिलेगा रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये वाला मिसप्रिंट है, यहाँ पर लिक्विड के जगह पे यहाँ पर सॉलिड होगा और ये वाला रिएक्शन बिल्कुल सही है।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सी आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, इन दोनों रिएक्शन की मदद से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CaCl2 निकालना है। तो कौन सा रिएक्शन लिखना पड़ेगा? CaCl2 एनहाइड्रस प्लस 6H2O इज इक्वल टू CaCl2.6H2O। तो सोच सकते हो इस रिएक्शन को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा बस। इस रिएक्शन में से, फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करोगे तो रिएक्शन मिल जाएगा, हेज लॉ है। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो भी तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा, बी होगा। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मुझे समझ लगता है समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, दोनों स्लाइड्स का फोटो खींच लीजिए क्योंकि बोर्ड वर्क डिलीट हो रहा है। अभी जो मैंने पहला वाला सॉल्यूशन लिखा था वो डिलीट हो गया। ये पहले पेज का है और ये दूसरे पेज का। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हमेशा 1 मोल एनहाइड्रस या 1 मोल पार्शियली हाइड्रेटेड क्रिस्टल के लिए डिफाइंड होता है जब वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर गेन करके अपने आप को कंप्लीटली हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंथैल्पी जो है इट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब 1 मोल कोई भी कंपाउंड एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर जाए। एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब है कि इतना पानी मिला दिया जाए कि फर्दर और पानी मिलाने पर एंथैल्पी में कोई चेंज ना आए। मतलब तुमने 1 मोल NaCl लिया और उसको उसके अंदर तुमने पानी मिलाना स्टार्ट किया, तो हीट रिलीज हुआ, उसको तुमने मेजर किया। तो तुम पानी तब तक मिलाते जाओ जब तक फर्दर और पानी मिलाने पर हीट रिलीज में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को, व्हेन 1 मोल of any substance is dissolved in excess of water, so that it becomes completely hydrated. फॉर एग्जाम्पल ये है NaOH सॉलिड और इसको तुमने पानी के अंदर घोला और ये बना Na प्लस एक्वस और ये बना OH माइनस एक्वस। तो इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक, एक बच्चे ने कहा एलम, एलम नहीं पूछेंगे। When 1 mole of any substance is dissolved in excess of water so that it becomes completely hydrated, तो जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी उस प्रोसेस की जिसमें वो पानी में घुल जाएगा, एक्सेस ऑफ वाटर में घुल जाएगा, उसको कहा जाएगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये इसका रिएक्शन होगा। मतलब किसी भी तरह से इस रिएक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मुद्दे की बात इसमें यह है कि इसमें हमेशा सॉल्यूट के 1 मोल के लिए डिफाइंड किया जाता है और सॉल्वेंट के एक्सेस के लिए डिफाइंड होता है। तो चिंता सॉल्वेंट के नहीं है, सॉल्यूट के 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है हमेशा। ये सॉल्यूट के 1 मोल के लिए हमेशा डिफाइंड होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो तभी क्लियर होगा। ये देखो, थर्टी 38 तो होमवर्क है, 38 और 40 ये दोनों होमवर्क के फॉर्म में है। 41, ये 39 थोड़ा प्रॉपर क्वेश्चन है, इसको देखिए एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आता है। 5.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 175 ml वाटर में डिसॉल्व किया कैलोरीमीटर में और द टेम्परेचर चेंज ऑफ द वाटर इज मेजर्ड टू बी 2.1। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.184। व्हाट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? तो सबसे पहले तो पता कर लो कि कितना हीट रिलीज हुआ होगा। ये वाटर है,
ये तुम्हारा टेम्परेचर बड़ा है, डेंसिटी दिया नहीं है, 1 ले सकती हो, और ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हीट का फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी। तो इसके जगह पे तुम 175 लिख दो, 175, एस के जगह पे लिख दो 4.184, और डेल्टा टी के जगह पे लिख दो 2.1, और सब उठा के मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके हीट एनर्जी कैलकुलेट कर लो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हीट एनर्जी है ये 5.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। ये जो हीट एनर्जी है 5.5 ग्राम NaOH के डिसॉल्व होने के लिए, लेकिन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। अगर 5.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसॉल्व कर रहे हो तुम, तो उसमें इतना हीट रिलीज हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि सॉल्यूट के 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है, सॉल्वेंट की चिंता नहीं करनी होती है। तो 5.5 ग्राम में अगर इतना हीट रिलीज हो रहा है तो 40 ग्राम में कितना होगा? 40 ग्राम में हो जाएगा 175 इंटू 4.184 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 40। ये आंसर तुम्हारा जूल्स में होगा, क्योंकि तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। तो इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए फिर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने पर अपने वैल्यू जो आता है वो 11.2 किलो जूल्स आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो लिखा हुआ है द टेम्परेचर चेंज ऑफ वाटर इज मेजर्ड टू बी प्लस 2.1। टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट रिलीज हुआ। हीट रिलीज हुआ मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया। रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया मतलब एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव हुई। लेकिन जब इसको हीट के फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने क्या बोला था, A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस हीट, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस 100 किलो जूल। ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो इसलिए सी होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा। समझ में आ गया? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट के 1 मोल के लिए डिफाइन होता है हमेशा ये, बाकी किसी चीज की चिंता नहीं करनी होती है। बस सॉल्यूट के 1 मोल अगर होंगे तो कितना हीट होगा ये पता कर लो, वो उसका आंसर हो जाएगा। और एंथैल्पी के फॉर्म में लिख रहे हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू करके लिखना पड़ेगा। सॉल्यूट के 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लो। टेम्परेचर वगैरह अगर बढ़ रहा है तो हीट भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैलोरीमेट्री में Q बराबर MS डेल्टा T होता है। तो बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? जल्दी से लिख के बताइए। जितना स्पीड में आप समझेंगे, जितना कम रिपीट करेंगे, उतना टाइम बचेगा। इस वीक में कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जितना स्मूथ रहेंगे आप, उतना तेजी से कंप्लीट होगा। और अगर बार बार रिपीट करेंगे तो टाइम किल होगा। बताइए, अस्तित्व समझ में आ गया कि पूरा फिर से बताऊं जल्दी से? अस्तित्व जैन पूरा फिर से बता सकता हूं? ठीक है, चलिए आगे। पी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूट के 1 मोल के लिए डिफाइन होता है हमेशा ये। इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। डेल्टा H कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डेल्टा H पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। यहां ट्रांजिशन का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करना। जैसे कि मैं बात करूं सल्फर, तो सल्फर के 2 एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है मोनोक्लिनिक और दूसरा होता है रोम्बिक। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर 2 एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। तो अगर मैं सल्फर रोम्बिक को सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज करना चाहता हूं, किसी भी एलिमेंट के एक एलोट्रोप को अगर मैं दूसरे एलोट्रोप में बदलना चाहता हूं, तो इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी, इस दौरान जो हीट रिलीज होगा या जो हीट एब्जॉर्ब होगा, जिसको नापा जाएगा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पर, उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्ड का यहां पर मतलब है एक ही एलिमेंट के एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट कर देना।
अब सवाल उठता है कि कैलकुलेट कैसे किया गया होगा, वही हेज लॉ से कैलकुलेट किया गया होगा। एस रोम्बिक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, डेल्टा एच मान लो कुछ भी दिया हुआ है, -x दिया हुआ है। और एस मोनोक्लिनिक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मान लो SO2 बना दिया गया है, और इसके डेल्टा एच की वैल्यू मान लो है -y। पहले वाले रिएक्शन के डेल्टा एच -x है और दूसरे वाले रिएक्शन डेल्टा एच -y है। तो तुम्हारा सल्फर रोम्बिक को सल्फर मोनोक्लिनिक में अगर बनाना है, सल्फर रोम्बिक को अगर सल्फर मोनोक्लिनिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके ट्रांजिशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी y - x। इसके ट्रांजिशन एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी y - x। ये y हो गया और x है तो y - x अपनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एलिमेंट के एक इलेक्ट्रोप को दूसरे इलेक्ट्रोप में चेंज करने में कितनी एनर्जी खर्च होगी या कितनी एनर्जी निकलेगी, उसको एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। और इस तरह से कंबशन की एंथैल्पी से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका क्वेश्चन देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसके 2 सवाल होने चाहिए। ये कैसे करेंगे इसको, 44 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट 1 मिनट में करके देखिए। देखो, इनको डायमंड से ग्रेफाइट जाना है, मतलब ग्रेफाइट इनको राइट हैंड साइड में चाहिए। अभी ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड में है, इनको ग्रेफाइट जो है वो राइट हैंड साइड में चाहिए। तो ये वाला तुम्हारा माइनस में ही रहेगा, -94.3, और ये वाला तुम्हारा प्लस में हो जाएगा 97.6। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.3। अब 1 ग्राम के लिए चाहिए इनको, ये तो 1 मोल के लिए है। तो 1 मोल के लिए अगर इतना है तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है 1 मोल के लिए है 3.3 किलो जूल। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 12। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 2 = 24। ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? जल्दी से लिख के बताइए। ठीक है, करेक्ट है ये। बहुत सारे बच्चों को पहले समझ में आ गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंथैल्पी की तरफ। तो नेक्स्ट एंथैल्पी इज बॉन्ड एंथैल्पी। अभी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to break 1 mole of bond of same kind and release the atoms into gaseous state is known as bond enthalpy. पॉजिटिव बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक और बॉन्ड का टूटना एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आईयूपीएसी रूल से बॉन्ड एंथैल्पी को प्लस साइन में लिया जाएगा और कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल बॉन्ड को, एक जैसे बॉन्ड को तोड़ करके उसके सारे एटम्स को गैसियस स्टेट में पहुंचाने के लिए। मैं समझाता हूं अच्छी तरह से। जैसे मैंने मीथेन का 1 मोल लिया, मीथेन गैस। एक और चीज, बॉन्ड एंथैल्पी के कैलकुलेशन के दौरान सारे मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होने चाहिए। मैंने 1 मोल मीथेन को तोड़ा और तोड़ करके 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन बना दिया, 1 कार्बन वो भी गैसियस स्टेट में और 4 हाइड्रोजन बना दिया गैसियस स्टेट में। और इस काम के लिए मैंने मान लो खर्च कर दिए
100 किलो जूल, मैंने खर्च कर दिए 100 किलो जूल। मीथेन में क्या है, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड है, तो 1 मोल मीथेन में 4 मोल बॉन्ड होंगे, चारों बॉन्ड एक जैसे होंगे। तो 4 मोल बॉन्ड को तोड़ने में मैंने 100 किलो जूल खर्च किए, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में 25 किलो जूल खर्च होगा। तो CH का जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा, CH का जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 25 किलो जूल्स। कार्बन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25 किलो जूल। तो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड as the amount of heat energy required to break 1 mole of bond of same kind and release all the atoms into gaseous state। कई बार ये enthalpy of atomization भी होता है। कैसे? मान लो तुमने 1 मोल ग्रेफाइट ले लिया, और ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स होते हैं, सारे बॉन्ड्स को तोड़ दिए और तोड़ करके तुमने कार्बन को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं, कि तुमने क्रिस्टल को तोड़ दिया और उसके सारे एटम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिए। तो कई बार बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के भी बराबर आता है मैथमेटिकली। आगे देखो जो काम की चीज है, अगर कोई भी रिएक्शन लिखा जा रहा है, जैसे कि CH4 गैस लिखा प्लस 2O2 गैस लिखा इज इक्वल टू CO2 गैस लिखा, और 2H2O गैस, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सभी चीज गैसियस स्टेट में होने चाहिए। क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिया ही रहेगा, ऑल दीज आर इन गैसियस स्टेट, वाटर भी वेपर फेज में है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, ये फॉर्मूला है, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी, सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, पहले रिएक्टेंट आ जाता है, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है। ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिसमें रिएक्टेंट्स की वैल्यू पहले लिखनी होती है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू बाद में लिखनी होती है। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अगर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है तब, तो किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट्स की सारी बॉन्ड की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट्स की सारे बॉन्ड की एंथैल्पी के बराबर होनी चाहिए। बॉन्ड एंथैल्पी को प्लस साइन के साथ लिया जाएगा। तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, जो कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन तो नहीं कह सकते क्योंकि वाटर वहां पर गैसियस स्टेट में बन रहा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि 4 C और H वाले बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 2 O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एंथैल्पी, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस साइन लगाइए, C डबल बॉन्ड O की 2 बार बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 4 बार O सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसको सॉल्व करोगे तो रिएक्शन की भी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आएगी। किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट्स के तरफ जो मॉलिक्यूल्स है उसके बॉन्ड एंथैल्पी का सम माइनस प्रोडक्ट के तरफ जो मॉलिक्यूल्स है उनके बॉन्ड एंथैल्पी की सम के बराबर होता है। ये एक यूजफुल फॉर्मूला है। बाकी बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन तो है ही, ऑब्वियसली बात ये, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल एक जैसे बॉन्ड को तोड़ करके उसके सारे एटम्स को गैसियस स्टेट में पहुंचाने के लिए जितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तभी क्लियर होगा। पहले इन दोनों स्लाइड्स का फोटो ले लीजिए, ये बाई चांस डिलीट हो जाए, ये पहला और ये दूसरा। अब क्वेश्चन देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले इसको देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो, 4 ग्राम हाइड्रोजन को तोड़ना, गैसियस एटम बनाना है, उसमें तुमने खर्च कर दिए 208 किलो कैलोरी। 4 ग्राम का मतलब हो गया 2 मोल, 2 मोल हाइड्रोजन में 2 मोल बॉन्ड होंगे, तो 2 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ा, मतलब 2 मोल बॉन्ड को तोड़ने में 208 खर्च किए, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में 104 खर्च होगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू 104 किलो कैलोरीज होगा। यूनिट से बहुत ध्यान से रखना है, देखना है तुमको, 104 किलो कैलोरी। समझ में आई? ये 1 मोल 1 मोल एक जैसे बॉन्ड को तोड़ने में कितना हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। कुछ नतानी ने पूछा है बॉन्ड में गैसियस स्टेट क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो सारे एटम गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन 45 वाला सवाल करने से और 2-4 और 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट
थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा हम लोग को। नेक्स्ट, अब ये सवाल देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि बॉन्ड एंथैल्पी के सवाल में वो लिख के ही देगा गैसियस वाटर, वरना उसमें बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन रहा है H2O गैस, तो पूछा डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। मैंने क्या बोला, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है वो सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते हैं बस। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी 2 बार लेना पड़ेगा, तो 210 105 इंटू तो 210। ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी एक बार सिंगल बार लेना पड़ेगा, तो 120 ब्रैकेट में कर दिया माइनस 220। ये तुम्हारे OH की बॉन्ड एंथैल्पी है, और पानी में 2 OH होंगे, उसका भी डबल, तो 4 880। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -550। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी वो -550 होगी। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होता है। एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जहां रिएक्टेंट्स को पहले, प्रोडक्ट्स को बाद में ले लिया जाता है। समझ में आ गया सब बच्चों को? ऑल शुड बी इन गैसियस स्टेट बिकॉज, ऑल शुड बी इन गैसियस स्टेट बिकॉज व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, अगर बॉन्ड्स तोड़ दिए जाते हैं तो सारे एटम गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अगर बॉन्ड को तोड़ दिया सारे एटम गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। 880 क्यों किया बता देता हूं। OH, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक पानी में 2 OH बॉन्ड होते हैं, और 2 पानी के मॉलिक्यूल है तो 4 बार OH बॉन्ड होंगे। क्लियर हो गया सबको? थोड़ा तेजी से समझना पड़ेगा ये सब चीजें तो, ठीक है? सबको क्लियर है ये? चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब आगे एक सवाल खुद करोगे तो फील आ जाएगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड HCH लिंकेज आर, ये दिया हुआ है। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है C2H4 का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करना पड़ेगा, और इससे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। तो इसमें रिएक्टेंट की सारी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ऐड कर दो। C और H वाले 4 बार, तो C और H वाले 4 बार ले लो, ये दिया हुआ है। ये पहला, दूसरा, थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 410 मल्टीप्लाइड बाई 410 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सेकंड वाला है 600, ये हो गया। इसको लेफ्ट में लिख दो, माइनस साइन लगा दो, और C सिंगल बॉन्ड H 6 बार ले लो। C सिंगल बॉन्ड H तुम्हारा फोर्थ वाला है, 410 मल्टीप्लाइड बाई 6, और C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C तुम्हारा पहला वाला है 350। बस सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जब ही आएगा तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये जो हीट लिखा हुआ है इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हीट और एंथैल्पी में साइन में ऑपोजिट होते हैं। H सिंगल बॉन्ड H, हाँ H सिंगल बॉन्ड H छूट गया है। H सिंगल बॉन्ड H जो है वो तुम्हारा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 400। तो ये रिएक्टेंट का सारा प्रोडक्ट का, तो जब करोगे तभी फील आएगा इसका, ठीक है? तो कोई डाउट नहीं किसी को। बॉन्ड एंथैल्पी का बड़ा सिंपल फंडा है कि रिएक्टेंट्स के तरफ की बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट के तरफ की बॉन्ड सब गैसियस स्टेट में होना चाहिए, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये जो है ये साइन यहां पर जो है ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है? ये इक्वल टू का साइन है। ये नाइट्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी प्लस 941, माइनस में नहीं। बॉन्ड एंथैल्पी कभी भी माइनस साइन में नहीं लिखा रहता, हमेशा प्लस साइन के साथ लिखा रहता है, ठीक है? चलिए एक और एंथैल्पी पढ़ लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक है, बिकॉज द डिग्री ऑफ unsaturation, because the degree of unsaturation decreases। जो एल्कीन या अल्काइन है, अगर वो एल्केन बन रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो रिएक्शन ऑब्वियसली बात है कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। जो हीट एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा? रिलीज होगा। तो इस एंथैल्पी का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। इस एंथैल्पी का आंसर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अब ये है क्या? When 1 mole of unsaturated compound gains sufficient hydrogen and gets converted into saturated compound, the amount of heat energy released at constant temperature and pressure conditions is known as enthalpy of हाइड्रोजनेशन। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये पढ़ा है तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी उसको बोला जाएगा C2H4 की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के मदद से, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की मदद से रेजोनेंस एंथैल्पी भी कैलकुलेट किया जाता है। ये देखो, ये तुम्हारा सपोज करो है साइक्लोहेक्सीन, इसका तुमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके तुमने बना लिया साइक्लोहेक्सेन, और डेल्टा एच की वैल्यू तुमने मान लो फाइंड आउट किया, ये -100 आया। तो तुमने प्रिज्यूम किया कि इसका मतलब एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है, तो साइक्लिक हेक्सेन में अगर एक पाई बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन ऐड करना है तो 100 निकल रहा है, तो 2 होगा तो 200 होगा, 3 होगा तो 300 होगा। तो तुमने मान लिया कि इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड होंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो अपने 300 किलो जूल हीट रिलीज होंगी। लेकिन जब तुमने इसका रिएक्शन किया और इससे ये बनवाया तो डेल्टा एच की वैल्यू मान लो आ गई 360। तो जो थियोरेटिकल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 300 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल कितना आ गया? -360। ये जो डिफरेंस है, एक पाई बॉन्ड के लिए तुमने सोचा था कि -100 किलो जूल आ रहा है डेल्टा एच की वैल्यू, तो 3 पाई बॉन्ड में -100 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -300 आना चाहिए था, लेकिन आया -360 -360। तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल, दैट इज -360 माइनस -300, इसको सॉल्व करोगे तो -60 जो आएगा, इस -60 को किलो जूल को रेजोनेंस एंथैल्पी भी कहा जा सकता है। रेजोनेंस एंथैल्पी, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन अलग होता है, लेकिन मैथमेटिकली इसका जो थर्मोडायनेमिक्स में इसका डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है, अगर उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट आता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है,
और ये बात जब भी लागू होता है तो इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं, और इस दोनों एक्चुअल और कैलकुलेटेड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के डिफरेंस को बोला जाता है रेजोनेंस एंथैल्पी। इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस बेसिकली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और जो भी चीज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा उसके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। एक बच्चे ने पूछा है वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चन आप पूछेंगे तो उसमें हर 5-5, 10-10 सेकंड का वेस्टेज वो बाद में कवर करना मुश्किल होगा। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड्स क्यों पूछा अस्तित्व ने? दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में अगर 100 किलो जूल निकल रहा है तो एक मन में प्रिजम्पशन आ जाएगा ना, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने में 200 निकलेगा, 3 पाई बॉन्ड को तोड़ने में 300 निकलेगा, 4 को तोड़ने में 400 निकलेगा। तो हमने कैलकुलेट किया कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसका तो 300 आना चाहिए, -300 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में -360 आ रहा है, तो इसलिए ये रेजोनेंस दिखा रहा है। जो डिफरेंस है उसको रेजोनेंस एंथैल्पी कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ्स इक्वेशन, जो बीच के 3 सवाल अटके हुए थे उसके ऊपर बेस्ड है ये। अगर कोई रिएक्शन, बड़े ध्यान से, अगर कोई रिएक्शन T1 टेम्परेचर पर हो रहा है, मान लो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू अमोनिया वाला रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस, जो कि 400 केल्विन टेम्परेचर पर हो रहा है, और उसके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू मान लो है -100 किलो जूल्स। तो जब ये रिएक्शन 500 केल्विन पर होगा तो उसके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी होगी? उसके लिए रिएक्शन को 500 केल्विन पर करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किरचॉफ्स इक्वेशन लगाने की जरूरत है बस। एक पर्टिकुलर रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हो रहा है और उस टेम्परेचर पर उसकी एंथैल्पी की वैल्यू मुझे अगर पता है, तो जैसे मैं उस रिएक्शन को किसी दूसरे टेम्परेचर पे करूंगा तो दूसरे टेम्परेचर पर उसकी एंथैल्पी क्या होगी वो फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ्स इक्वेशन यूज करते हैं। और इक्वेशन है डेल्टा H at T2 temperature minus delta H at T1 temperature is equal to sigma Cp of the reaction T2 minus T1। अब इस फॉर्मूला को डिकोड कर लो कि क्या मतलब है इन सारी चीजों का। टेम्परेचर किसी भी स्केल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, क्योंकि यहां टेम्परेचर नहीं चाहिए, टेम्परेचर का चेंज चाहिए। ये क्या है? डेल्टा H T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पर इसका एंथैल्पी चेंज मुझे पता है और मुझे T2 टेम्परेचर पर निकालना है, तो दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस यहां पुट कर देंगे। सिग्मा Cp रिएक्शन का मतलब वो क्या है? N2 प्लस 3H2 गैस, N2 प्लस 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन। एक मिनट, ये पूरा हटा देते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 2 NH3 गैस। मान लो ये कोई रिएक्शन है, तो सिग्मा Cp ऑफ द केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कि अमोनिया के Cp का डबल, क्योंकि क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, माइनस Cp ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स Cp ऑफ हाइड्रोजन। Cp ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 2 Cp ऑफ अमोनिया माइनस Cp ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 Cp ऑफ हाइड्रोजन। ये तुम्हारे रिएक्शन की Cp हो गई। इसको सॉल्व करके यहां पुट कर दो, टेम्परेचर का डिफरेंस पुट कर दो, ये एंथैल्पी पुट कर दो और ये एंथैल्पी आ जाएगा। जनरली क्वेश्चंस में होता क्या है कि अगर इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज 400 केल्विन पर मान लो है -100, तो 500 केल्विन पर अगर रिएक्शन को करती हो तो इसकी एंथैल्पी चेंज हो जाएगा -102। नंबर पे गौर करना, 400 केल्विन पर मैंने कहा कि इसके एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है वो तुम्हारा है -100 किलो जूल। तो रिएक्शन को 500 केल्विन पर करते हो तो इसके एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, मतलब रिएक्शन और थोड़ा ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा।
ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो कई बार ऑप्शंस देख के भी डिसाइड कर सकती हो। जो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर पे जनरली क्या रहता है, एक्सोथर्मिक ही होगा वो। ठीक है, तो अगर ये -100 है तो हायर पे और ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा, बहुत मामूली सा चेंज आएगा। तो कई बार ये सब बिना सॉल्व करे, टाइम बहुत कम है, तो आंसर को जज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। पहले स्लाइड का फोटो ले लीजिए। ये किरचॉफ्स इक्वेशन है कि कोई भी रिएक्शन अगर लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है तो हायर टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज कैसे निकालोगे, इसका इक्वेशन है ये। अब देखो, कई बार बच्चे इसके क्वेश्चन इस लॉजिक से भी 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। 1 मिनट तो वो ज्यादा बोल दिया मैंने, और कम टाइम में कर देते हैं अगर उनको ये बात पता है, वरना तो पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। देखो जैसे ये है 7th क्वेश्चन, 7th तो खैर छोड़ दो, 8th क्वेश्चन देखो। द हीट ऑफ रिएक्शन मतलब एंथैल्पी है वो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया 27 इतना, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 50 डिग्री। तो 27 पे दिया, 50 पे पूछा है, तो डिफरेंस हो गया 23 का। सबके सीपी देखो दिए हुए, तो करना तो वही तरीका पड़ेगा, लेकिन अगर सीधे आंसर जज करना है तुमको तो 27 पे अगर -91 है तो 50 पे थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। पहली बात तो आंसर नेगेटिव होगा, तो 2 ऑप्शन कट गए। ज्यादा नेगेटिव होगा तो -45 हो नहीं सकता, डी आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके भी देख लोगे डी आएगा। तो ये इसका एक ट्रिक है। नीचे वाला भी देख सकते हो, ये देखो, ये द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये एंथैल्पी दिया हुआ है, ये सब सीपी वगैरह सब दिया हुआ है, सॉल्व तो हो जाएगा। ये सीपी ऑफ HCl माइनस हाफ सीपी ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ सीपी ऑफ Cl2, फिर टेम्परेचर में डिफरेंस वगैरह पुट के सॉल्व कर लोगे, 1-2 मिनट लगेगा, लेकिन आंसर को बस जज करना है। तो देखो 298 केल्विन पर है 22,000, 22,060 -22060, और पूछा किस पे है 348 पे, और हायर पे पूछा है, तो थोड़ा और नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा और नेगेटिव। नेगेटिव तो सभी है, लेकिन इससे थोड़ा और नेगेटिव जो है वो ये तो हो नहीं सकता, ज्यादा नेगेटिव की तरफ जाएगा ये तो कट गए। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव की तरफ चला, इतना फर्क नहीं आता है, बहुत मामूली सा आता है, तो ये हो जाएगा -22,000, क्योंकि कैलोरी में था इसलिए वो 60 से 83 हो गया। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो अगर टाइम कम रहा तो। बाकी तो ये फॉर्मूला है ही, ये किरचॉफ्स इक्वेशन है। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स के सीपी उसके मोल से मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के सीपी उसके मोल से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कितने बच्चों को क्लियर है किरचॉफ्स इक्वेशन? ज्यादा या थोड़ा कैसे होगा, सॉल्व करके देख लेना तुम, तो जो बच्चा जज नहीं कर सकता वो सॉल्व करके देख लेना। ये तो जजमेंटल होना पड़ेगा कि जज करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। ये तो मैंने एक ट्रिक बता दिया, जो कि 10 में से 2-3 बच्चे जो तेज रहते हैं लगा लेते हैं, बाकी तो सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंथैल्पी। नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट लॉ, इट्स ड्रॉबैक एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट of work is done on a system and small amount of heat is given to the system, then both these increases the internal energy of the system.
ये दोनों चीज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है, जो कि सबको पहले से ही पता है, dW प्लस dQ इज इक्वल टू डेल्टा U, या वर्क प्लस हीट इज इक्वल टू डेल्टा U भी कहते हैं। एक और कह देता हूं, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always constant। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। यूनिवर्स को अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लेते हो तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट है, वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर रही है। अब अगर प्रोसेस का डेल्टा यू 0 हुआ तो उस केस में वर्क जो है वो हीट के बराबर होगा, और हीट जो होगा उससे सिस्टम वर्क करेगा। अगर ऐसा प्रूव हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ सही है, और ऐसा प्रूव अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ में एरर है। तो इसका मतलब अगर हम एक साइक्लिक सिस्टम सोच लेते हैं ऑन पेपर, साइक्लिक सिस्टम का डेल्टा यू 0 होता है, तो उसमें अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम में, अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम में, तो वर्क should be done, work should be done by the system, equal work, ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा, equal amount of work, equal amount of work should be done by the system। कहने का मतलब है कि अगर हमने एक साइक्लिक प्रोसेस ऑन पेपर सोच लिया और हमने उस प्रोसेस में सिस्टम को हीट दिया, तो सिस्टम को हीट के बराबर उतना ही एग्जैक्टली वर्क कर देना चाहिए। अगर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, मानेंगे कि फर्स्ट लॉ सही है, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि फर्स्ट लॉ में कुछ एरर है। ठीक है, अब इस बात को अपने को डिटेल में समझना है। इन दोनों स्लाइड का पहले फोटो ले लो, फिर अपन डिटेल में समझते हैं। 20 मिनट अपने पास है। आवाज आ रही सब बच्चों? लिख देना, लिख के बताना। एक बच्चे को नहीं आ रही, ठीक है। जीरोथ लॉ नहीं है, केमिस्ट्री में तो नहीं, फिजिक्स में है। जीरोथ लॉ है थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ। एक बॉडी का टेम्परेचर अगर 3 बॉडी कनेक्शन में है तो थोड़े समय के बाद तीनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, या सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है थोड़े समय के बाद। जितना हीट वो गेन करता है उतना हीट वो लूज करता है। केमिस्ट्री में नहीं है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें जो कि केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है। बहुत सारी चीजें फिजिक्स में नहीं हो, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। द टोटल हीट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की अगर वो आइसोलेटेड है तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा, यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। ये है, इसको क्रॉस चेक करना है। तो इसके लिए एक साइकिल सोच लिया अपन ने, जिसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। इसको अपन यहाँ डिराइव कर ले रहे हैं, तो फिजिक्स में इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फिजिक्स में रोक देंगे। टाइम बचेगा फिजिक्स में थोड़ा सा, 20-25 मिनट, 30 मिनट, तो वो काफी ज्यादा टाइम होता है। चलिए देखिए, केमिस्ट्री में कई बार इसको डिराइव नहीं करते, बाकी मैं करता हूं। कार्नोट साइकिल हमने क्या किया, एक आइडियल गैस ले लिया। यहां पर भी जो है ये बात आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल था। हमने एक आइडियल गैस ले लिया, और आइडियल गैस के ये सारे ग्राफ जो होते हैं ये आइसोथर्म्स होते हैं, और ये सब जो है ये एडियाबैट्स होते हैं। तो बहुत सारे आइसोथर्मल प्रोसेस और बहुत सारे एडियाबैटिक प्रोसेस में से एक साइक्लिक प्रोसेस को हमने यहां पर ढूंढ लिया। ये तो 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक को मिलाकर के हमने एक साइक्लिक प्रोसेस उठा लिया। अब सवाल उठता है कि साइक्लिक प्रोसेस का कैसे सॉल्व करें। देखो, ये 2 आइसोथर्मल है और ये 2 एडियाबैटिक है। इसकी मार्किंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। ए से बी हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सारे पॉइंट्स लिख देते हैं।
यहाँ पर गैस के प्रेशर को P1, वॉल्यूम को V1, टेम्परेचर को T1 लेते हैं। यहाँ गैस का प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ पर गैस का प्रेशर P3, वॉल्यूम V3 और टेम्परेचर T2 होगा। एडियाबैटिक है तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गैस का प्रेशर P4, वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर जो है वापस से T2 होगा क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है ये तुम्हारा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस हो गया। ये वाला क्या हो गया? ये वाला गैस का हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये वाला क्या हो गया? ये वाला गैस का हो गया कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट में ये वाला हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 बार एक्सपेंशन किया, 2 बार कंप्रेशन करके गैस को वापस से पे पहुंचा दिया। आइडियल गैस लिया, डेल्टा यू 0 होगा, हीट वर्क के बराबर आना चाहिए। अगर हीट जितना दिया वो वर्क के बराबर आया तो इसका मतलब प्रोसेस जो है, जो फर्स्ट लॉ है वो सही है, और बराबर नहीं आया इसका मतलब फर्स्ट लॉ में एरर है, गलतियां हैं। चलिए देखिए, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? एक बार लिख के बता दीजिए, तब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? एक बार लिख के बताना, क्योंकि एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? गोपाल गर्ग को आवाज नहीं आ रही है। आरुषि ने लिखा है, अथर्व लिखा है आ रही है, इट्स कमिंग। सबको आ रही है, सबको आवाज आ रही है। चलिए, गोपाल गर्ग को आवाज नहीं आ रही है तो बता नहीं सकते। अब देखो आगे, जब गैस ए से बी में जा रहा है तो प्रोसेस तुम्हारा, थोड़ा सा स्पीड कम कर देता हूं क्योंकि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब गैस ए से बी में जा रहा है तो तुम्हारा जो वर्क डन है, क्योंकि ग्राफ बना हुआ है तो रिवर्सिबल होगा, वर्क हो जाएगा तुम्हारा -n/RT ln ऑफ V2 अपॉन V1। ये तुम्हारा पहला वाला वर्क हो गया जब गैस ए से बी के तरफ जा रहा है। जब गैस ए से बी के तरफ जा रहा है तो वर्क तुम्हारा हो गया -nRT1 ln ऑफ V2 अपॉन V1। ठीक है, V2 V1 से बड़ा होगा तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसको अपने पास होल्ड पे रख लो। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क के साइन उल्टे होते हैं, तो हीट तुम्हारा हो गया +nRT1 ln ऑफ V2 अपॉन V1। हीट और वर्क बिल्कुल सेम होते हैं आइसोथर्मल में। आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू भी 0 होता है। ठीक, तो इसको तो ब्रैकेट में कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज है ये पहला वाला वर्क आ गया अपना। अब बी से सी, इसका मतलब ए से बी जाते वक्त सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है, वरना वर्क कर ही नहीं सकता। आइसोथर्मल में वर्क तभी होगा जब हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर पिछले थ्योरी को रिवाइज करो देखो तो। अब बी से सी, बी से सी जो है ये प्रोसेस तुम्हारा है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में वर्क डेल्टा यू के बराबर होता है और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन CV dt। dt हो जाएगा T2 - T1। अब वापस से जो है C से D का वर्क निकालते हैं। C से D का जो वर्क होगा हो जाएगा -nRT2, टेम्परेचर बदल चुका है, ln ऑफ V4 अपॉन V3। और लास्ट, जब D से A जा रहे हैं, D से A, तो D से A वाला जो वर्क है वो वापस से हो जाएगा, D से A वाला जो वर्क है वो वापस से हो जाएगा NCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हीट उसने केवल पहले वाले स्टेप में लिया है, हमें केवल मतलब है कितना हीट उसने लिया है, क्योंकि लास्ट में जाकर के हम इस इंजन का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए से भी वर्क निकाला, बी से सी वर्क निकाला, सी से डी और डी से सारा वर्क कैलकुलेट कर लिया, और ए से बी जाते वक्त कितना हीट उसने लिया था वो भी कैलकुलेट किया मैंने। ठीक है, तो टोटल वर्क की अगर बात करते हैं, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क तुम्हारा हो जाएगा कितना? टोटल वर्क हो जाएगा, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क तो कट ही जाएगा। ये वाला वर्क जो टिक लगा हुआ है और ये वाला, ये दोनों क्यों कट जाएंगे? इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को ओपन करके जोड़ दो, कट जाएगा। तो टोटल वर्क तुम्हारा हो जाएगा -nRT1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 -nRT2 ln ऑफ V4 अपॉन V3। ये टोटल वर्क हो गया। V3 V1 V2 में रिलेशन बैठाते हैं, इसमें रिलेशन कैसे आएगा देखो, यहां से आ जाएगा
इन दोनों पॉइंट्स से आ जाएगा और इन दोनों पॉइंट से आ जाएगा, क्योंकि एडियाबैट्स है, एडियाबैट्स में Tv2 द पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो अपन लिख सकते हैं T1 V2 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा -1, और यहां पर T2 V4 गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 गामा -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 टू द पावर गामा -1, और नीचे से अगर लिखते हैं तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 टू द पावर गामा -1। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो V3 अपॉन V2 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 टू द पावर गामा -1। अगर ये दोनों टर्म्स गामा -1 के साथ कॉमन है तो इसका मतलब दोनों टर्म बराबर होंगे। V3 अपॉन V2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1। इसका मतलब V4 अपॉन V3 के जगह पे हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। हम लोग V4 अपॉन V3 के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, V1 अपॉन V2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो जो वर्क होगा वो तुम्हारा हो जाएगा -NR T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1 -NR T2 ln ऑफ V1 अपॉन V2। अब मैं अगर V2 को ऊपर लिखना चाहता हूं, V1 को नीचे, तो ये प्लस साइन हो जाएगा, तो यहां प्लस कर देता हूं और यहां 1 और यहां 2 कर देता हूं, तो वर्क मेरा हो गया -NR ln ऑफ V2 अपॉन V1 और ब्रैकेट में आ गया T1 -T2। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, ये हमारा वर्क हो गया। अगर वाकई में पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है तो एफिशिएंसी 100% आना चाहिए। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन का मैग्नीट्यूड अपॉन हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, हीट गेन्ड बाय द सिस्टम। अब यहां पर ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में जो वर्क होता है, सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस माइनस साइन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हटा दो इसको और इसका मैग्नीट्यूड बाहर निकाल लो, तो जो एफिशिएंसी होगा वो हो जाएगा NR ln ऑफ V2 अपॉन V1 ब्रैकेट में T1 -T2, और जो हीट है जो कि केवल पहले स्टेप में लिया था, एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट मतलब हीट, जो पहले स्टेप में लिया था वो था NR T1 ln ऑफ V2 अपॉन V1। तो इसको सॉल्व करने पर ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा T1 -T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 -T2 बाई T1, और T2 T1 से कम होगा, ऑब्वियसली बात है T2 T1 से कम होगा, क्योंकि जो आइसोथर्म ओरिजिन के पास होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो इससे प्रूव हो गया कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। T2 बाई T1 केल्विन में है, और 1 माइनस पॉजिटिव टर्म जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, ईटा लेस देन 1 है, जिसका मतलब है कि वर्क इज लेस देन हीट, और वर्क अगर हीट से कम दिख रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ के अंदर फ्लॉज है, फर्स्ट लॉ के अंदर गलतियां हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने बोला है कि जो हीट है उसको पूरा वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा यू अगर 0 है तो हीट प्लस वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा यू 0 होने के बावजूद, क्योंकि प्रोसेस साइक्लिक है, हम ए से वापस ए में जा रहे हैं, लेकिन हीट वर्क से कम आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट लॉ में गलती है। जो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में एक सेंटेंस यूज किया था, हीट इज अ पुअर क्वालिटी एनर्जी एंड वर्क इज अ गुड क्वालिटी एनर्जी, और पुअर क्वालिटी के एनर्जी को 100% गुड क्वालिटी के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट को आप पूरा बेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ वेस्टेज जरूर बाहर चला जाएगा, तो ये इसका मतलब है। ये कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है,
और इसका डेरिवेशन है जो कि फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। आइडियल गैस के लिए कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल बोलते हैं इसको, और जहां पर ही हुआ है उसको कार्नोट इंजन बोलते हैं। ये एक ऑन पेपर एक साइकिल है जो कि प्रूव करता है कि पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एफिशिएंसी लेस देन 1 होगा। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जिसमें T2 को बोला जाता है, T2 को बोला जाता है टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक का मतलब एक ऐसा बॉडी जिसको कितना भी हीट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और T1 को बोला जाता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब एक ऐसा बॉडी जिससे कितना भी हीट ले लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब एफिशिएंसी 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 के क्लोज हो सकता है, 0.9 0.95 हो सकता है अगर दोनों के टेम्परेचर में बहुत फर्क हो। अगर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस हो, एक आइसोथर्म बहुत ऊपर हो एक आइसोथर्म बहुत नीचे हो, दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी एफिशिएंसी 1 के क्लोज आएगी, एग्जैक्टली 1 नहीं आ सकता। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी ऑफ एनी कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन से भी प्रूव कर दिया कि पूरी तरह से जो वर्क है उसको हीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट इसने केवल पहले स्टेप में लिया था और बाकी वर्क लगातार किया था, चारों वर्क को ऐड किया, वॉल्यूम में रिलेशन बैठाया, कॉमन निकाला, सॉल्व किया। इस माइनस साइन को यहां पर क्यों छोड़ा? क्योंकि केमिस्ट्री में तो माइनस साइन आएगा ही, क्योंकि केमिस्ट्री में IUPAC रूल है कि सिस्टम जब वर्क करता है तो उसमें माइनस साइन आता है। तो सिस्टम के वर्क का मैग्नीट्यूड मैंने बाहर निकाल लिया है और उसको पुट कर दिया है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड है ये, और उसको हीट से डिवाइड कर दिया है, तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। अगर फॉर्मूला याद कर लेंगे तो भी केमिस्ट्री के सवाल बन जाएंगे। बाकी डेरिवेशन भी आना चाहिए, डेरिवेशन भी आना चाहिए, तब जाकर के इसका प्रॉपर फील आएगा। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये? लिख करके बताइए। क्लियर है ये? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एरर है। फर्स्ट लॉ ने कहा था हीट प्लस वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू, अपन ने उसको लगा के देख लिया। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, लेकिन उसमें हीट वर्क के बराबर नहीं आ रहा है, वर्क हीट से कम आ रहा है और आ भी नहीं सकता। वर्क इज अ क्वालिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज अ बैड क्वालिटी एनर्जी, एंड वी कैनॉट कन्वर्ट 100% बैड क्वालिटी एनर्जी इनटू गुड क्वालिटी एनर्जी। 100% खराब एनर्जी को अच्छे एनर्जी में कन्वर्ट करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो। पहले स्लाइड्स के फोटो चाहो तो ले लो, एक बार वापस से दिखा देता हूं सारे स्लाइड्स। ये पहला है, जिस किसी का छूट गया हो तो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। किरचॉफ्स इक्वेशन है। कोई भी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, इसका क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, आ भी सकता है, मतलब आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट और इसका ये कार्नोट साइकिल। बहुत सारे आइसोथर्म और बहुत सारे एडियाबैट्स में से हमने एक साइकिल बना लिया और उसका एफिशिएंसी ईटा कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, और ये इसका फॉर्मूला है। टेम्परेचर पे ध्यान देना, टेम्परेचर आर इन केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। ऑल टेम्परेचर्स आर इन केल्विन स्केल।
सारे टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में होना चाहिए, कोई भी डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। किरचॉफ्स इक्वेशन में डिग्री सेल्सियस में वहां चल जाएगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर के वैल्यूज की जरूरत नहीं है, वहां पर टेम्परेचर के चेंज की जरूरत है, लेकिन यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? DA-T4 ठीक है, T4 नहीं होगा ना, यहां पर जो टेम्परेचर है वो यहां का टेम्परेचर के बराबर होगा, आइसोथर्मल है ये, यहाँ टेम्परेचर बदलेगा एडियाबैटिक है, फिर यहाँ का टेम्परेचर यहाँ के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है तुम्हारा वापस से आइसोथर्मल है और ये वाला वापस से एडियाबैटिक है, तो T1 पे चले जा रहे हो। तो टेम्परेचर बस दो ही जगह पे चेंज हो रहा है, यहाँ पर B पे और C पे, B पे और C पे चेंज हो रहा है। C वाला D के बराबर है और A वाला B के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए सेकेंड स्लाइड, सबने फोटो ले लिया है? इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता, बाकी टाइम अपना खर्च हो गया। ठीक है, सेकेंड स्लाइड किसी का छूट गया मैं दिखा देता हूं, इसके बाद एंड हो जाएगा मीटिंग। होमवर्क में बता देता हूं क्या है। होमवर्क तुम्हारा है कि जो थर्मोकेमिस्ट्री में बिगनर बॉक्स 1 के बच्चे हुए क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने हैं, वही होमवर्क है, उसका डिस्कशन करेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे और उसके 2 बिगनर बॉक्स है वो देंगे होमवर्क में, 2 टर्म में ये कंप्लीट हो जाएगा और विद डिस्कशन के साथ। चलिए ओके।